अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस हमारी इस आज की नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम पीएचपी के बारे में देखेंगे कि किस तरह से आप पीएचपी और माईएसक्यूएल को अपने कंट्रोलर ESP8266 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो चलें चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। हमारे जो हमें आज काम करना है वो हमें पीएचपी एंड माईएसक्यूएल को ESP8266 के साथ कनेक्ट कराना है। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये मेरे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए जो है आज हम पीएचपी माईएसक्यूएल और ESP8266 के साथ जो है इंटीग्रेशन पूरी देखेंगे। तो होपफुली इससे पहले जो है आपके पास पीएचपी और जैम्प या वैम्प कोई एक चीज़ आपके पास इंस्टॉल्ड हो जिससे जो है पीएचपी की सपोर्ट सर्वर वगैरह माईएसक्यूएल की हमें सपोर्ट मिल जाए। मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि मैंने जो है जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक पीएचपी की जो है नो हाउ होगी और उसके साथ साथ जो है आपको पता होगा कि किस तरह से पीएचपी माईएसक्यूएल जो है आप रन करते हैं। तो मैं आपको एक बार बेसिक रिकॉल कर देता हूँ। अगर आपको पीएचपी माईएसक्यूएल डाउनलोड करना हो तो आप जैम्प या वैम्प कर सकते हैं। मैंने जैम्प किया हुआ, आप जैम्प डाउनलोड कर लें। इस तरह से जैम्प डाउनलोड लिखें, यहाँ पे आप आ जाएं पहले लिंक के ऊपर। यहाँ पे आप जो है लेटेस्ट वर्जन जो भी चल रहा है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। 64 बिट अगर आपकी विंडोज 64 बिट कर लें, 32 बिट है तो और फिर मोर डाउनलोड में जाके आप उसमें से कर सकते हैं। इसके अलावा इसको रन किस तरह से करते हैं, इस तरह से जो है आपके पास जैम कंट्रोल पैनल आ जाएगा। मैंने इसको ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अपाची का और सेकंड ऑप्शन जो है माईएसक्यूएल का ऑप्शन होता है। तो आपने इन दोनों को स्टार्ट करना होता है। अपाची पे जो है आपका कह लें कि वेब सर्वर चल रहा होता है जिसपे आपकी एप्लीकेशन पूरी होस्ट होती है, चलती है, रन होती है। और माईएसक्यूएल जो है आपका डेटाबेस का कह लें कि सर्वर चलता है जिसपे आपका डेटाबेस एक्सेस होता है। तो मैं पहले इसको स्टार्ट करता हूँ और फिर इसको स्टार्ट करता हूँ, दोनों मेरे स्टार्ट हो गए सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो पोर्ट लिखी हुई आ रही है वो 8000 और 4433 आ रही है। ये इसकी वजह ये है कि मेरे पास पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ऑलरेडी एक IIS सर्वर रन था, तो इस वजह से ये रन नहीं हो रहा था। तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके पोर्ट 80 को 8000 कर दिया आपके पास। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे, तो ये आपके पास पोर्ट 80 ही दिखा रहा होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास पोर्ट अलग दिख रही है और आपके पास जो है पोर्ट अलग आ रही है। आपके पास पोर्ट 80 आएगी। मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके पोर्ट 80 को 8000 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये मेरे पास स्टार्ट हो गया है, कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो ये जो है स्टॉप हो जाता ऑटोमेटिक और ये स्टार्ट का बटन आ रहा होता। इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है ये नीचे मेरे पास ये अभी भी मतलब रन में है बैकग्राउंड में। तो इसके अलावा इसको आप एक्सेस किस तरह से करते हैं, जैसे मेरे पास आपको क्या लिखना है कि लोकल होस्ट, सिंपल आपको लोकल होस्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर कुछ और एक कह लें कि IIS सर्वर होस्टेड है, 8 पोर्ट 80 के ऊपर रन है, उसके ऊपर वेबसाइट मैंने एक होस्ट की हुई है लोकल उस पर। तो मेरे जो है मैं अपने पोर्ट नंबर से एक्सेस करूँगा जो कि मेरी पोर्ट नंबर है लोकल 8000। उसके बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुल जाएगा तो आपके पास जो है पहला ऑप्शन तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास PHP माई एडमिन का डेटाबेस जो है माईएसक्यूएल पूरा एक्सेस हो गया है। उसके बाद हम अपने स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको जो है माईएसक्यूएल के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करना है जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एक न्यू डेटाबेस किस तरह से क्रिएट होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, सारे मेरे डेटाबेस हैं पुराने। मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम प्रैक्टिस लिख दिया है और इसको मैं प्रैक्टिस करके क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस बनाने के बाद जो है फिर ये हमें ऑप्शन देता है कि भाई आप जो है टेबल क्रिएट कर लें। अच्छा, टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो है दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मैनुअली क्रिएट कर लें इस तरह से कि यहाँ पे टेबल नेम दे दो, नंबर ऑफ कॉलम बता दूँ, फिर इसके बाद की स्टेप्स को कहेगा फॉलो करना है। या मैं जो है मेरे पास SQL की क्यूरी बनी हुई हो टेबल क्रिएट करने की, उसमें सारी फील्ड्स वगैरह मेरे पास लिखी हुई हो कि किसकी फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है और कौन प्राइमरी की, ये सारी चीज़ें। तो ये मेरी जो प्रेफरेंस है वो आप क्यूरी से काम करें। क्यूरी से ये कि टेबल वगैरह क्रिएट करना उसको समझना आसान है, किसकी फील्ड जो है आप क्या पैरामीटर सेट करना चाहते हैं।
मैंने जो है ऑलरेडी क्यूरी अपने पास लिख के रखी हुई, जो मैं आपके साथ भी फोल्डर बना के लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप भी जो है उस क्यूरी को डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं। क्यूरी क्या है मेरे पास, क्यूरी में जो है मैं किस तरह से क्यूरी बना रहा हूँ कि मैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो है मैं इवेंट्स रख रहा हूँ। हमने अभी तक जो जितना भी काम किया डेटाबेस का वो सारा नोएसक्यूएल होता था, उसमें टेबल की फॉर्म नहीं यूज़ होती थी, उसमें कलेक्शन यूज़ होते थे। लेकिन जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में जो है हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल्स आते हैं, टेबल्स के अंदर फिर जो है हमारे पास रिकॉर्ड आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो टेबल का नाम है वो इवेंट्स है। पहली फील्ड जो है मेरे पास आईडी है, उसकी जो पैरामीटर आईडी की जो कह लें कि टाइप है वो इंटीजर है, और ये नॉट नल हो सकता है, नॉट नल होगा, मतलब इसमें वैल्यू लाजमी चाहिए, और ऑटो इंक्रीमेंट मैंने इसको सेट कर दिया है। इसके अलावा सेकंड फील्ड मेरी जो है डिवाइस आईडी है, ये varchar, मतलब इसमें जो है स्ट्रिंग आ सकता है 20 लेंथ तक का, और नॉट नल है ये भी। इस तरह से सेकंड थर्ड फील्ड जो है मेरी टाइप है varchar है, फिर वैल्यू है मेरी जिसमें मैंने डबल रख दिया, इसमें मैं फ्लोट नंबर्स भी जो है सेव कर सकता हूँ। और पांचवी फील्ड है मेरी क्रिएटेड की, जो कि मेरा डेट टाइम होगा, ये भी नॉट नल होगा। और मैंने नीचे बता दिया कि भाई मेरी जो आईडी है वो प्राइमरी की, मतलब मेरी प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि आपकी जो आईडी है वो रिपीट नहीं हो सकती। तो इस क्यूरी को जो है मैं कॉपी करता हूँ, और अपने इसमें जो मेरा डेटाबेस सिलेक्टेड है उसमें एसक्यूएल के ऑप्शन में आके मैंने इस क्यूरी को पूरा पेस्ट किया है। और यहाँ पे मेरे पास गो का ऑप्शन होता है, मैं इस गो को क्लिक करूँगा तो मेरी क्यूरी रन हो जाएगी। यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया, और मेरे पास यहाँ पे टेबल जो है क्रिएट हो गया। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, देखिए ये मेरे डेटाबेस के अंदर जो है एक टेबल दिख रहा है। अभी इनिशियली मेरे पास यहाँ पे टेबल एम्प्टी है, मेरी 5 फील्ड्स आ गई हैं, आईडी, डिवाइस आईडी, टाइप, वैल्यू एंड क्रिएटेड। अब जैसे ही मैं फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो उसमें मुझे आईडी का पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड के अंदर ये ऑटोमेटिक जो है आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट करके जो है सेव करता रहेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएट प्रोजेक्ट फोल्डर इन XAMPP htdocs/demo। अच्छा, अब आपके पास जो है जैसे मैंने आपके पास हो सकता है XAMPP आपने सी ड्राइव के अंदर किया हो तो आपके पास XAMPP का फोल्डर सी ड्राइव में आ रहा होगा। मैंने क्योंकि एफ ड्राइव सेलेक्ट की थी कस्टमाइज करके, तो मेरे पास जो है एफ ड्राइव के अंदर XAMPP का फोल्डर आ रहा है। XAMPP के फोल्डर के अंदर जाके और htdocs के फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर बना ले, जैसे मैंने डेमो का बनाया हुआ है, और मैं यहाँ पे जो है एग्जाम्पल तौर पे मैं प्रैक्टिस का बना लेता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ प्रैक्टिस। ये मेरे पास फोल्डर बन गया प्रोजेक्ट का। अब जो मेरा कह लें कि सारा काम होगा उस प्रैक्टिस के फोल्डर में होगा। इसको मैं ओपन विद VS कोड कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी सारी फाइल्स वगैरह बना सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि क्रिएट न्यू फाइल विद नेम index.php। तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर भाई एक फाइल बना लेता हूँ index.php। यहाँ पे मेरे पास index.php की फाइल बन चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि राइट कोड फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट टू सेव डेटा ऑफ सेंसस। अब पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कोड लिखना है मुझे। मैं ऑलरेडी जो है कोड लिखा हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कोड को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और आपको जो है पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। इस तरह से जब भी PHP का कोड लिखते हैं तो PHP में आपने स्टार्ट इस तरह से करना होता है कि भाई $! PHP का कीवर्ड और इसका जो है क्लोज ब्रैकेट लिखना होता है। इसमें ये मतलब है कि जो इसके बीच में जितनी भी कोडिंग हमने लिखनी है वो सारी PHP फॉर्मेट की होगी। तो इस तरह से मैंने जो है PHP का टैग बना लिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। मैंने सर्वर का नेम लिख दिया लोकल होस्ट, क्योंकि अभी मेरा जो मेरी डेटाबेस है और मेरी एप्लीकेशन है, जो ये बैकएंड की एप्लीकेशन जो मैं जिसका कोड लिखने जा रहा हूँ, ये दोनों एक ही मशीन के ऊपर हैं लोकल होस्ट पे, तो ये समझ जाएगा। बाकी जो डेटाबेस का यूज़र नेम है जिससे आप डेटाबेस एक्सेस करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊँ आपके पास तो मैं जब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट PHP माई एडमिन में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूज़र अकाउंट दिखते हैं। यहाँ पे यूज़र अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम तो रूट के नाम का जो है यूज़र एक बना हुआ होता है। इसका पासवर्ड नल होता है, मतलब कोई पासवर्ड नहीं होता, उसके पास सारी प्रिविलेजेस होती हैं, मतलब सारे एक्सेस होते हैं। तो आप इसी यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। पासवर्ड इसका नल है और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, जो मैंने नाम अभी बनाया है प्रैक्टिस। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, प्रैक्टिस नाम का ही मेरा डेटाबेस है। ये मेरे डेटाबेस की कह लें कि क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद डेटाबेस कनेक्ट करने की कमांड क्या होती है, आप जो है डॉलर कनेक्शन करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इक्वल करके मैंने इसको बोला mysqli_connect। और कनेक्ट के अंदर हमें ये पैरामीटर पास करने होते हैं, पहले सर्वर का नेम मतलब उसका एड्रेस,
और यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम कि मुझे किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। इसके साथ साथ फिर मैं इफ़ की कंडीशन लगा के फिर चेक करता हूँ, अगर तो ये नॉट है, मतलब अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ है तो मेरे पास फॉल्स रिटर्न होगा, और फॉल्स के साथ फिर मैंने कनेक्शन को फेल कर दिया है। अब अगर मेरा सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया डेटाबेस तो फिर फर्दर मेरी जो भी नीचे का प्रोसेस होगा सारा मैं वहाँ पे उसको फॉलो करूँगा। तो ये वाला पार्ट तो हो गया कि हमारा किस तरह से जो है पीएचपी के अंदर MySQL को जो है हम कनेक्ट करते हैं। अब उसके बाद हम पोस्ट रिक्वेस्ट की कोडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको जो है उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। स्टेप बाय स्टेप जो है कोड आपको कॉपी करके रन करके दिखाऊंगा, और ताकि आपको समझ आ सके कि भाई किस कोड का क्या मतलब है, किस लाइन का क्या मतलब है। ये मैंने काम किया है सिंपल। ये क्या करता है कि मेरे पास जेसन, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने कहा कि फाइल गेट कंटेंट्स, जितना भी जो भी कंटेंट है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट से पास होगा, और जेसन जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट से पास होगा जेसन फॉर्मेट में, वो सारा मेरे पास यहाँ पे रीड हो जाएगा इस फॉर्म में जेसन के अंदर। और इसको मैं अगर इको करना चाहूँ, मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे इको करूँगा। इको से क्या होता है, जैसे हम उसमें रिस्पॉन्स रिटर्न करते थे, इको यहाँ पे प्रिंट कर देता है, जो भी आपकी कमांड होगी आपके रिस्पॉन्स में वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी इको से। तो अभी मैं सिंपल इस कोड को सेव करता हूँ, और यहाँ पे पोस्टमैन के ऊपर जो है मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं सिंपल न्यू टाइप करता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे करनी है, और ये मैंने जो है यहाँ पे मेरा एड्रेस आ गया लोकल होस्ट कॉलन 8000, और मेरा जो फोल्डर है वो मेरा फोल्डर है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिस जो है मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम है। और उसके बाद जो मेरे अंदर उसके अंदर मैंने फाइल बनाई है वो मैंने बनाई है index.php। मैं चाहूँ index.php लिख लूँ, या मैं इसको index.php को हटा दूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप रूट फोल्डर के अंदर जाते हैं तो वो इंडेक्स की फाइल को ही फाइंड कर रहा होता है, इंडेक्स की फाइल को ही बाय डिफॉल्ट लोड करता है। तो मैं या तो ये लिख लूँ या तो विदाउट index.php कर लूँ, वो भी चल जाएगा। बॉडी में जाके जैसे हम पहले करते आ रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, मैं जेसन फॉर्मेट यहाँ पे लिख दूंगा। क्या क्या चीज़ें मुझे इंक्रीमेंट करनी है एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे आईडी तो मुझे डालनी नहीं क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे डिवाइस आईडी डालनी है, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने डिवाइस आईडी यहाँ पे अपने कोड में लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है मेरा टाइप का। टाइप जो है मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल तौर पे मेरे पास ये टेम्परेचर, और उसके बाद मेरे पास तीसरा पैरामीटर हो जाएगा वैल्यू का, और वैल्यू मैंने टेम्परेचर एग्जाम्पल तौर पे 27.6 कह दिया। अभी इसको मैं जस्ट अभी आपको डेमो के तौर पे इसको दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ये डेटाबेस में भी इंसर्ट नहीं होगा। जस्ट मेरा PHP में फ़ायदा ये होता है कि हमने जो है जैम को रन करके, हमारे सर्वर को रन करके, और मैंने डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है जहाँ पे मेरे होस्टेड है, और इसमें जैसे ही मैं चेंज करता जाऊँगा मुझे कोई रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरा सर्वर कह लें कि लाइव होता जाएगा और मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करता जाऊँगा। अब जैसे मैंने ये कोड लिखा है, समझ लें मेरा सर्वर रन है और ये मेरा एक्सेस यहाँ से हो जाएगा। मैं इसको सेंड रिक्वेस्ट करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मैंने उसको इको कराया, जो भी मेरा पूरा जेसन यहाँ पे गया है उसको मैंने इको किया, तो वो इको में मुझे पूरा जो उसने रीड किया वो सारा उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इस तरह से इको मैंने आपको करके दिखा दी, टेक्स्ट फॉर्म में पूरा उसने रिटर्न कर दिया। अब मैंने इस लाइन में क्या हो रहा है कि मैंने एक डेटा का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने जेसन को डिकोड किया और जेसन का पूरा जो है वेरिएबल पास कर दिया। अब ये जो डेटा का वेरिएबल है इसमें मेरे पास जेसन फॉर्मेट में प्रॉपर मेरा ऑब्जेक्ट आ गया जो कि मैंने बॉडी में पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजा है। अब आगे का जो स्टेप है, अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को क्रिएट करा लेता हूँ किस तरह से। पहले तो ये है कि मैं चेक लगा देता हूँ, मैं स्टेप बाय आपको स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैंने अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक चेक लगाया है, इफ़ जेसन लास्ट एरर इक्वल टू जेसन एरर नन, मतलब जो लास्ट डेटा है जो मैंने जेसन कन्वर्जन की है क्या वो वाकई जेसन तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अगर वो एरर नहीं है, जेसन एरर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जेसन हमारा वैलिड है। अदरवाइज एल्स में मैं यहाँ पे कह दूंगा कि भाई इको, और इको के अंदर जो है मैं कह दूँ जेसन इनवैलिड। जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, अगर मेरा जेसन वैलिड है तो मैंने क्या करा कि मैंने जो है 4 पैरामीटर्स बना लिए, डिवाइस आईडी, टाइप, वैल्यू। ये
4 और क्रिएटेड, 4 पैरामीटर्स होगा। 3 पैरामीटर्स जो हैं, 3 पैरामीटर्स की फील्ड्स मैं कहाँ से रीड कर रहा हूँ, जो मेरा जेसन ऑब्जेक्ट है डेटा का, उसके अंदर मैंने जैसे हम उसमें करते हैं डॉट करके ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस करते थे, डॉट के बाद वैल्यू लिखते थे, तो उसकी मतलब की लिखते थे तो आपको वैल्यू मिल जाती है। जावास्क्रिप्ट में इसमें एरो साइन करके आपको करना पड़ता है, एरो से जो है फिर आपको डिवाइस आईडी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपकी डिवाइस आईडी की वैल्यू कहाँ पे सेव हो जाएगी, डिवाइस आईडी के वेरिएबल में। इसी तरह से मैंने टाइप एरो टाइप करके मैंने टाइप की जो वैल्यू है वो टाइप के अंदर सेव कर ली और वैल्यू के अंदर। और क्रिएटेड के अंदर मैंने क्या करा कि मैंने डेट टाइम जनरेट कराया नाउ करके, उसको इस फॉर्मेट में डेट टाइम को रखा, और उसमें मैंने जो है स्ट्रिंग टू टाइम करके उसमें मैंने 4 आवर्स एडअप किए हैं ताकि मेरा ये करंट टाइम से मैच कर जाए। अच्छा, इसमें हालांकि होना चाहिए GMT+5, लेकिन पता नहीं क्यों जैम का मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बिल्कुल मैं भी आपकी तरह PHP में नया हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है PHP का। तो बस मुझे ये पता है कि जो मेरा टाइम डिफरेंस आ रहा था वो 4 आवर्स का आ रहा था, तो मैंने +4 आवर्स किया, तो मेरा जो क्रिएटेड टाइम था वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे करंट टाइम के उस पर बन गया। अब मैं आपको ये सारे पैरामीटर्स इको करके दिखा दूँ तो आपको समझ आ जाएगा इस तरह से। इको डिवाइस आईडी और इको न्यू लाइन कर देता हूँ ताकि हर एक उसमें जो है न्यू लाइन आ जाए। तो अब इस तरह से मेरे पास ये 1 2 3 4 5 लाइनें ये प्रिंट कर देगा मेरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल जेसन वैलिड है। ये देखें इस तरह से, देखें ये सारी उसने सारी वैल्यूज जो है मेरी प्रिंट कर दी। डिवाइस आईडी की जो है डिवाइस आईडी वैल्यू दे दी, टेम्परेचर की वैल्यू दे दी, उसकी वैल्यू जो 27.6 दे दी, और डेट टाइम जो जनरेट हुआ था वो मेरे पास यहाँ पे वो आखिरी में जेसन वैलिड आ गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि अब मैं क्यूरी इंसर्ट करूँगा कि भाई किस तरह से आप इंसर्ट की क्यूरी चला के जो है डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब उस स्टेप पे आ जाते हैं। मैं ये पूरा पार्ट कॉपी कर रहा हूँ, और अब मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने एक क्यूरी का पैरामीटर बनाया, उसमें मैंने क्यूरी लिखी अपनी। क्यूरी किस तरह से लिखते हैं इसमें एसक्यूएल के अंदर के इंसर्ट इनटू टेबल नेम मेरा इवेंट्स है, और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको पहले फील्ड्स बतानी पड़ती हैं सीक्वेंस में, जैसे मैंने बताया कि डिवाइस आईडी, टाइप, वैल्यू और क्रिएटेड, और उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज करके स्पेस के बाद वैल्यूज़ लिखनी होती है। वैल्यूज़ के बाद फिर आपको राउंड ब्रैकेट ओपन करके उस राउंड ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड में हर उसकी वैल्यू पास करनी होती है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने हर उसका वेरिएबल पास कर दिया है कि भाई डिवाइस आईडी पास होगी, और यहाँ पे डॉलर का साइन है, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल पास हो रहा है। इसी तरह से डॉलर टाइप है, डॉलर वैल्यू है, डॉलर क्रिएटेड है। इन चारों पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, और ये चारों पैरामीटर मेरे इस तरह से इंसर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मेरी क्यूरी बन गई, यहाँ पे मेरी क्यूरी बन गई है, और सेमीकोलन लगा के उसके बाद मैं क्यूरी का फंक्शन चलाऊंगा इंसर्ट करके MySQLi_query। क्यूरी के अंदर आपको 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, एक कनेक्शन का आपको पैरामीटर पास करना होता है, दूसरा आपको पैरामीटर कोमा लगा के क्यूरी पास करनी होती है। तो कनेक्शन का वही पैरामीटर जो हमने ऊपर कनेक्शन बनाया था वो कनेक्शन, और क्यूरी के अंदर हमने जो पूरी क्यूरी लिखी है वो क्यूरी आ जाएगी। अगर तो ये मेरी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई तो मेरे पास ट्रू रिटर्न होगा, और ट्रू रिटर्न होगा तो इसके अंदर जाएगा, और यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स बनाया है, डॉलर रिस्पॉन्स के अंदर मैंने लिखा है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आप इसको इस तरह से लिखते हैं, एरे की फॉर्म में लिखते हैं, उसमें आप की बताते हैं रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एरो फंक्शन बना के उसमें उसकी वैल्यू लिख देते हैं। इस तरह से मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया न्यू डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली विद स्माइली। और ये और इसके साथ साथ मैंने एडिशनली हेडर जो है ऐड किया है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो तो 200 नहीं 201 जो है मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए, इसलिए मैंने ये हेडर 201 करके ओके कर दिया है। अदरवाइज अगर क्यूरी में कोई भी मसला होता है, जो भी मसला होगा वो मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स इस तरह से बन जाएगा, जो भी एरर आएगा, और मेरे पास हेडर में रिस्पॉन्स आएगा नॉट ओके और 500 का, और उसके अंदर रिस्पॉन्स में हमें दिख जाएगा भाई एरर एग्जैक्टली क्या है। अभी नॉर्मली क्योंकि सारी चीज़ें हमारी सही है तो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। उसके अलावा एडिशनल मैंने हेडर भेज दिया, हेडर के अंदर मैंने क्या बता दिया कि भाई कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, जो मतलब मेरा रिस्पॉन्स होगा वो एप्लीकेशन मतलब जेसन फॉर्मेट में होगा, और पूरा जो रिस्पॉन्स है मेरे पास, जो रिस्पॉन्स ये है इसको मैंने जेसन इनकोड कर दिया जेसन फॉर्म में, और इसको इको कर दिया मैंने सिंपल। अब इस तरह से अब जब मैं इसको सेव करूंगा, और अभी मैं यहाँ पे जब मैं क्यूरी अच्छा यहाँ पे मैं जब क्यूरी चलाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अभी जहाँ पे मेरे पास एम्प्टी है रिकॉर्ड, में इवेंट्स के टेबल में मेरे पास एम्प्टी है, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा।
किस तरह से देख लेते हैं। ये सेम वही है, मैंने सेव कर दिया, सारी चीज़ें सेव कर दी हैं और मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ। ये देखें मेरे पास 201 का ओके का रिस्पांस आ गया है, रिस्पांस भी आ गया कि भाई रिस्पांस न्यू डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम डेटाबेस में जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई डेटाबेस के अंदर जो है मेरे पास डेटा आ गया है। मैं इवेंट्स पे दोबारा क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, ID1, डिवाइस ID दिस, टाइप टेम्परेचर, वैल्यू 27.6 और क्रिएटेड डेट हमारे पास 2:54:18। सही है, 2:54:18 AM। सही है, AM टाइम है और 15 तारीख लग चुकी है हमारी, 15 फरवरी। तो इस टाइम पे हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो ये तो हो गया कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही काम कर रही है और हमारा जो है कह लेंगे हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट बन चुकी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर फॉर्मेट में इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जब हम काम करेंगे इसमें गेट रिक्वेस्ट वाला भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसमें एडअप करेंगे काम, तो वो चीज़ें उसके लिए हम पहले से ही कुछ काम करके रख लेते हैं। वो ये कि मैंने एक और कंडीशन लगाई हुई है कि इस फाइल को अगर मुझे इसी फाइल के अंदर सारा काम करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी इसमें बनानी है, गेट रिक्वेस्ट भी बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या काम कर लूँगा कि मैं यहाँ पे एक चेक लगा दूंगा। मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया, इफ़ सर्वर से जो रिक्वेस्ट मेथड है वो अगर पोस्ट है, मतलब ये है कि मैं जब इस तरह का पोस्ट रिक्वेस्ट करके ये URL यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि जो मेरी रिक्वेस्ट है वो इस फंक्शन, इस इफ़ के अंदर जाएगी। इस तरह से जो है मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट ये हैंडल करेगा कि हाँ भाई मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, और उसके बाद भी फर्दर सारा वो काम करेगा जो कि अभी हमने आपको करके दिखाया। ये मैं सेव कर देता हूँ इसको, ताकि मेरे पास कोई और मसला ना आए। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे जेसन को इनकरेक्ट जेसन दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा जेसन इनवैलिड का, इस तरह से। तो मैं भी वैलिड जेसन है, मैं आपको टेस्ट करा चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने फर्मवेयर की तरफ। फर्मवेयर में हमारे पास क्या चेंजेस होंगी। फर्मवेयर वही मैं यूज़ करूँगा जो कि मैंने पिछली प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर यूज़ किया। मेरे पास जो हार्डवेयर है वो ये है कि ESP8266 के साथ जो है मैंने DHT11 सेंसर को यूज़ किया हुआ है, और ESP8266 के साथ उसको मैंने कनेक्ट कराया हुआ है। सिंपल वही है कि GPIO 5 के ऊपर मैंने सेंसर कनेक्ट किया हुआ है, LED कनेक्ट की हुई है GPIO 4 के ऊपर। और इसका कोड हम देख लेते हैं, कोड मैंने ऑलरेडी जो है लिख के रखा हुआ है। ये वही पूरी एग्जांपल है जो हम बहुत पहले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसमें पहले क्या होता था कि हम MQTT पे पोस्ट करते थे। अब इसमें सारा काम जो हमारा पोस्टिंग वाला होगा वो HTTP के ऊपर होगा। इस पर हमने कोई थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया, हम सारा काम PHP MySQL की जो इंटीग्रेशन है ESP8266 के साथ वो हम HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर कर रहे हैं। किस तरह से, ये पूरा वही मेरा सारा कोड है कि भाई इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा डिटेल, बहुत दफ़ा मैं क्योंकि कर चुका हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा जो होस्ट एड्रेस है, अब क्योंकि ज़ाहिर है मेरी जो डिवाइस है, मेरा कंट्रोलर है वो एक अलग डिवाइस है, और जो मेरा सर्वर रन हुआ हुआ वो मेरी एक अलग मशीन के ऊपर रन है। तो अब जब मुझे अगर मेरे मशीन के ऊपर जो सर्वर रन है PHP का, उसको अगर एक्सेस करना है किसी दूसरी डिवाइस से, तो उसकी IP से मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। तो 0.150 जो है मेरी 192.168 0.150 मेरी कंप्यूटर की IP है, सिस्टम की IP है, और 8000 उसकी पोर्ट नंबर है जिसपे वो मेरा सर्वर रन है, जिसपे हमने जो है यहाँ पे भी देखा है पोस्टमैन पे। बाकी इसके अलावा जो मेरा राउट बना है वो राउट क्या बनेगा यहाँ पे, प्रैक्टिस और index.php, यही राउट है मेरा। यहाँ पे भी यही राउट था, यहाँ पे भी मेरा यही राउट है। अगर index.php हटाना चाहूँ मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर लिखा रहा है। ये मेरा राउट बन गया। जो मेरा फाइनल URL क्या बना भाई, ये इसके साथ ये कॉन्केटिनेट हो गया, ये मेरा पूरा राउट बन गया डेटा सेंड का। बाकी वही सारा काम है कि भाई 10 सेकंड के अंदर मेरा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पोस्ट होगा, रीड होगा, 10 सेकंड में टेम्परेचर पोस्ट होगा। और वही जेसन ऑब्जेक्ट पूरा बनाया जिसमें मैंने डिवाइस ID टाइप वैल्यू पास की है। डेटा सेंड डेटा का एक मैंने सिंपल फंक्शन बना दिया जिसमें 2 पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, एक सेंडिंग URL और उसका दूसरा पैकेट। और सेम यही काम मैं जो है ह्यूमिडिटी के लिए भी कर रहा हूँ। ह्यूमिडिटी के लिए एक अलग मैंने स्ट्रिंग बना के ऑब्जेक्ट बना ली जेसन का। ये वही जैसे वाईफाई वाला काम है हमारा प्रीवियस, जो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। सेंड डेटा में सिंपल कुछ नहीं है, मैंने सारा वही काम किया हुआ है। इसमें मैं जो है पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। पोस्ट मेथड के अंदर जो है मैं बॉडी पास कर दूंगा, और यहाँ पे मेरा बिगिन हो जाएगा मेरा रिक्वेस्ट URL जो भी मैंने इस फंक्शन में पास किया होगा उसके साथ। और जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स प्रिंट होगा, और मैंने यहाँ पे चेक कराया कि अगर मेरा रिस्पॉन्स HTTP कोड क्रिएटेड है, इसका मतलब है 201 है,
तो इसका मतलब है कि मेरा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, रिस्पॉन्स बॉडी रीड करेगा और आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट करके दिखा देगा। इस कोड को मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है रियल टेम्परेचर सेंसर्स का डेटा जो है हमारे पास सेव होना शुरू हो जाए। तो फर्मवेयर मेरा अपलोड हो चुका है। मैं सीरियल मॉनिटर इसका ओपन कर लेता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ और दोबारा से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको शुरू से दिख जाए आउटपुट। ये मेरे सबसे पहले वाईफाई को इनिशियलाइज़ करेगा और वाईफाई के बाद जो है ये सेंसर को रीड करके हर 10 सेकंड में मेरे सेंसर की रीडिंग को पोस्ट करता रहेगा। ये मेरे पास जो है देखिए मेरे कनेक्ट हो गया, आईपी मिल गई है, ये मेरे पास जो है टेम्परेचर रीड हो गया, ह्यूमिडिटी रीड हो गई और जैसे ही 10 सेकंड पूरे हुए इसने जो है पोस्टिंग शुरू कर दी। पोस्टिंग किस तरह से, मेरी जो पहली रीडिंग पोस्ट हुई है, रिक्वेस्ट यूआरएल क्या बना, HTTP मेरी आईपी सर्वर मेरे सिस्टम की आईपी पोर्ट 8000 और /practice/index.php और जो मेरी बॉडी बनी वही बॉडी जो मैंने आपको पोस्टमैन पे दिखाई थी, डिवाइस आईडी डिवाइस और उसकी वैल्यू डिवाइस 001, टाइप टेम्परेचर वैल्यू जो है 27.5 जो कि मेरे रूम का टेम्परेचर अभी हो रहा है। और मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया, रिस्पॉन्स कोड मेरे पास 201 आ गया और यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी में मुझे मिल गया कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या मिला, न्यू डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसको मैंने जेसन से रीड करके भी प्रिंट कर दिया, न्यू डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसी तरह से मेरे पास ह्यूमिडिटी का भी जो है डेटा क्रिएट हो गया। अब हम जो है अपने डेटाबेस के अंदर चलते हैं, डेटाबेस के अंदर रिफ्रेश करके देखते हैं कि डेटाबेस में हमारे पास इवेंट्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस के अंदर इवेंट सेव होना शुरू हो गए हैं। अभी 3:01 हो रहा है और 5 सेकंड पे हमारे पास लास्ट डेटा आया है। दोबारा रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारे पास ये सेव होता रहेगा। अच्छा, आपको डेटा अगर यहाँ पे देखना है तो या तो इसको आप बार बार क्लिक करके रिफ्रेश कर लें, या तो आप एसक्यूएल के अंदर आके एसक्यूएल में आपके पास ये ऑप्शन दे रहा होता है खुद ही जो है आप जो है डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, क्यूरी दिए ऑटो बना के दे देता है। मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं वेयर का जो है कंडीशन हटा के सिंपल इसको गो करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इवेंट्स। इससे क्या होता है कि इससे मेरे सारे जितना भी रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हुआ सारा मेरे पास आ जाएगा। तो देखें डिवाइस 1 से ले, क्योंकि डिवाइस आईडी ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है 1 2 3, इस तरह से मेरे पास अभी तक 18 इवेंट्स हो चुके हैं, 19 इवेंट्स हो चुके हैं। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि नए इवेंट्स हमारे पास दोबारा आ गए हैं। देखें 25 इवेंट्स हो गए हैं। तो इस तरह से जो है आप भी PHP की बेसिक प्रोग्रामिंग करके बैकएंड की उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट बना के और उसको जो है इस तरह से अपने ESP8266 के साथ जो है कनेक्ट करा सकते हैं और उसके साथ जो है रियल टाइम डेटा आप इसको इस तरह से भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है हम अपनी यहीं तक स्टॉप करते हैं। इसमें हमने जो है देखा कि किस तरह से आप अपनी बैकएंड PHP के ऊपर डेटा सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं, ताकि अगर मुझे लाइट वाला डिवाइस भी ऐड करनी है, लाइट कंट्रोल करनी है, तो लाइट के लिए जो है अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल को सिर्फ यूज़ करते हुए सारा काम कराना चाहता हूँ तो किस तरह से आप फर्स्ट टाइम पे लास्ट इवेंट गेट करेंगे लाइट का, ताकि उसकी स्टेट सिंक हो जाए। इसके अलावा अगर कोई फ्रंट एंड की एप्लीकेशन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाई हैं बेसिक HTML के ऊपर, जिस पे मैंने जो है पूरी वो बनाई थी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन, और उसमें जो है वो डेटा लाइव आ रहा था वेब सॉकेट के थ्रू और डिवाइस की जो है लाइट की कंट्रोलिंग भी हो रही थी। वो सारा काम इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको HTTP प्रोटोकॉल के साथ PHP और MySQL के साथ करके दिखाऊं कि किस तरह से जो है आप सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए PHP और MySQL में आप अपनी ESP8266 को डेटा को जो है मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो होपफुली जो है आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आ गई हो कि किस तरह से जो है आप PHP की बेसिक कोडिंग लिख के पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह का उसका कोड है। होपफुली जो आपको कोड भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये कोड जो है मेरा सर्वर का और मेरे फर्मवेयर का मैं जो है इसकी क्यूरी भी जो है डेटाबेस की वो मैं फोल्डर अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं समझ के। और होपफुली जो है आपको ये वीडियो समझ आई हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे इसी तरह से। इसके साथ साथ जो है हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो करें। फेसबुक पेज पे जो है हमें फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। लिंक्डइन के ऊपर हमें फॉलो करें। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो करें, लाइक करें,
ताकि हमारे सोशल मीडिया के पेजेस के साथ साथ भी जो है आपको अपडेट्स मिलती रहें। और इसी तरह से हम इस वीडियो को करते हैं। अल्लाह हाफिज़।